हम लोग 6.2 एक्सरसाइज वैसे तो ख़त्म कर चुके हैं। उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ये एक सवाल है जो तुम लोगों का डाउट था। ठीक है, वैसे कुछ कठिन नहीं है, बट इस सवाल को करने के लिए फ़िज़िक्स के थोड़े से नियम पता होने चाहिए। अगर आपको फ़िज़िक्स के थोड़े से नियम पता हैं तो ये सवाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगर फ़िज़िक्स के नियम आपको नहीं पता है तो तकलीफ़ होगी। चलो खैर, टॉपिक को समझते हैं पहले। अच्छा, अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि अरे फ़िज़िक्स के नियम हमें क्यों नहीं पता। तो माइट भी जब आप छोटे हो तब आपने लाइट नामक एक चैप्टर पढ़ा हो। 8th क्लास में तो खैर रहता है थोड़ा बहुत लाइट के बारे में, तो उस टाइम पे आपको ये नियम पता होगा ही होगा। अगर तुमने पढ़ाई ध्यान से नहीं की है तो ही वो एक केस हो सकता है कि हाँ मेरे को नहीं पता है, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं। 10th क्लास में फिर से लाइट आएगा तब पढ़ लेना। खैर देखो, मान के चलते हैं ये कोई सरफेस है। ठीक है, मान के चलो ये कोई एक सरफेस है। अच्छा, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? गिरा रहे हैं। ठीक है, तो मान के आइए ये एक लाइट आई, ये इस पॉइंट पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई, ये लेट से। तो इसे कहते हैं आप लोगों का इंसिडेंट रे। खैर इसमें हमें नहीं जाना है। उस सरफेस से टकराने के बाद अगर वो एक सरफेस रेगुलर सरफेस है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मान लेते हैं ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये लाइट वापस चली गई, आई गई। आने वाली को इंसिडेंस रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी देखो जिस पॉइंट पर वो आई और जिस पॉइंट से वो गई, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर समझता है ना? एक ऐसा एंगल जो कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है? जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम बनाते हैं। अब सुनो, ये कौन सी रे थी? ये इंसिडेंस रे थी। और ये कौन सी रे थी? ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब जब अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब एक इमेजिनरी कंसेप्ट जिसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? उस इंसिडेंस रे से उस नॉर्मल तक एक एंगल ड्रॉ किया। ये देखो, उस इंसिडेंस रे से उस नॉर्मल तक एक एंगल ड्रॉ किया। इस एंगल को हमने नाम देते हैं सिंबल, पहले सिंबल बता देती हूँ, इसको हम लोग कहते हैं आई सिंबल से। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे से एक और नॉर्मल तक एंगल मार्क करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल आर। और आप आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे कि आई इक्वल्स टू आर होता है अगर सरफेस रेगुलर है तो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेगुलर? वो सब फिजिक्स की बातचीत है। राइट नाउ मैं बता देती हूँ, रेगुलर का मतलब होता है स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस बराबर, यानी कि एंगल जो है कौन सा वाला एंगल? इंसिडेंस वाला एंगल। ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा एंगल बताओ? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो ये जो तुम्हारी 6.2 एक्सरसाइज है उसका जो ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यही कंसेप्ट हम लोगों को इस्तेमाल करना है। डन। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक फिगर दिया गया है, बोला जा रहा है PQ एंड RS ये दो मिरर्स हैं। मिरर्स का मतलब समझ लो कि वो किसकी बात कर रहा है? स्मूथ सरफेस की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है? स्मूथ सरफेस की बात कर रहा है। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों मिरर्स को मैंने एक दूसरे के पैरेलली प्लेस किया है। ठीक है, एक दूसरे के क्या किया है? पैरेलली प्लेस्ड किया हुआ है। खैर, तो गिवन डेटा अपन लिख लेते हैं। इसका गिवन डेटा बताओ क्या हो जाएगा? गिवन डेटा की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये लिखना है कि मिरर, ठीक है, PQ पैरेलल है
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो बातचीत क्या है कि जो आपका मिरर पी क्यू है, ये मिरर पी क्यू पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है? मिरर आर एस के। ठीक है, ये हमने सबसे पहला गिवन डेटा लिख दिया। बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे ए बी मिरर को, पी क्यू मिरर को बी पॉइंट पर आकर टक्कर मारती है। ठीक है, इस बी पॉइंट पर आकर इस इंसिडेंट रे ए बी ने टक्कर मारी। अब मिरर पी क्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं मिरर पी क्यू की बात करूं तो मिरर पी क्यू के लिए, ठीक है, मिरर पी क्यू के लिए ए बी क्या है? मिरर पी क्यू के लिए ए बी जो है वो इसकी इंसिडेंट रे है, बराबर। तो ऐसा लिख लेते हैं, फॉर मिरर पी क्यू। ठीक है, ए बी के बाजू में लिख देते हैं कि ए बी कौन है? उसके लिए उसकी इंसिडेंट रे है। और अगर मैं रे पी क्यू के नज़र से देखूं तो ए बी जब उस मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वापस गई, कैसे वापस जा रही है? देखो ऐसे वापस जा रही है। तो उसी मिरर पी क्यू के लिए जो बी सी हुआ, बी सी उसके लिए कौन सी रे हुई? रिफ्लेक्टेड रे हुई, बराबर। अब बताओ, क्या ए बी पी क्यू मिरर पे टकराने के बाद जब बी सी पास से वापस चली गई तो क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? क्या नहीं, वो अगेन इस मिरर आर एस पे जाती है और आर एस पे जाके टक्कर मारती है। ठीक है, वो आर एस पे जाती है और आर एस पे जाके पॉइंट सी पर टक्कर मारती है। यानी कि अब कहानी कैसी हो गई है कि जो पहले इंसिडेंट, जो मतलब जो पहले रिफ्लेक्टेड रे थी पी क्यू के लिए, वो आगे जाके एक दूसरे मिरर से टकरा रही है, अलग पॉइंट पे टकरा रही है। तो अगर मैं दूसरे मिरर की बात करूं तो दूसरे मिरर आर एस के लिए बी सी उसकी क्या है? एक इंसिडेंट रे है, डन। और जो सी डी है, सी डी उसके लिए क्या है? उसके लिए वो उसकी रिफ्लेक्टेड है। तो ये जानकारी पहले तो मैंने गिवन क्वेश्चन के गिवन डेटा में क्वेश्चन चेक करने वाले इंसान को दे दी कि उसको इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करने की नीड ना पड़े। वो अगर मेरे गिवन को पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब बात आती है टू प्रूव की। तो क्वेश्चन में आपको टू प्रूव करने के लिए कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। ए बी क्या होना चाहिए? सी डी के पैरेलल होना चाहिए। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये इस तरीके से देखो, ये एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, है ना। ये एक बीच से एक लाइन बना रहे हैं, मतलब एक बेसिकली एक नॉर्मल बना रहे हैं। सिमिलरली पॉइंट सी से यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। तो अब मुझे इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मुझे क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। बताओ इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि ड्रॉ, अच्छा इसको कुछ नाम दे देते हैं, बी एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो। तो इसको नाम हमने क्या दे दिया? ड्रॉ बी एम, ठीक है, एंड सी एन, ठीक है, और उसके बाद एज नॉर्मल्स, ठीक है, एज नॉर्मल्स, ठीक है, एज नॉर्मल रे फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है उसको? एक पॉइंट बी से ड्रॉ किया है और दूसरा उसको ड्रॉ किया है पॉइंट सी से। यहाँ तक क्लियर है? गिवन हो गया, क्या टू प्रूव करना है वो हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। कई टीचर्स जो है इस नॉर्मल को ऐसा डॉट 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 करके लंबा करते हैं, यहाँ 90 डिग्री दिखाते हैं, डॉट 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 करके लंबा करते हैं, 90 डिग्री दिखाते हैं। बात वही है, नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री आगे जाके क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, वो 90 डिग्री आगे जाके क्या करेगा? बनाएगा। तुम चाहो तो उसको पूरा लंबा खींच सकते हो, तुम्हें नहीं चाहिए है तो तुम रहने दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मत करो उसको लंबा, डन। अच्छा, अभी देखो इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे जो टीचर्स इसको लंबा लंबा डॉट 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 करके आगे खींचते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो ये एक क्वाड्रिलैटरल बन गया बी, ये देखो ये क्वाड्रिलैटरल बन गया, और इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के दो एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं, है ना। अच्छा,
अब अगर इसके दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री के जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 8th क्लास में आपने क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलैटरल्स कौन कौन से होते हैं। तो मैम एक होता है रेक्टेंगल 90 डिग्री वाला और एक होता है स्क्वायर। बट इसको स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ऑल साइड्स को इक्वल भी प्रूफ करना रहता है। तो खैर वो तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ लेकिन ठीक है, हाँ लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अरे वाह, तो ऐसे केस में ये वाला एंगल इसको m नाम दे दो और इस वाले एंगल को n नाम दे दो। तो ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल BNCM, ऐसा लिखेंगे। अभी हमारा प्रूफ शुरू हो चुका है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्या नाम है उसका? BNCM, ठीक है, इन क्वाड्रिलैटरल BNCM हमारे पास जो एंगल M है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एंगल N हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्या ये चीज़ 90 डिग्री आपको पहले से पता थी क्या? नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला कि हाँ करके ये चीज़ 90 डिग्री की है। डन। तो रीज़न दिया। अब ध्यान रखना, जब भी कोई भी क्वाड्रिलैटरल कि एटलीस्ट एक एंगल भी अगर 90 हो जाए, एक नहीं एटलीस्ट 2 एंगल अगर उसके 90 हो जाए, तो आप उस क्वाड्रिलैटरल को क्या कह सकते हो? आप एक रेक्टेंगल कह सकते हो। तो BNCM ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है ये बेसिकली क्या है? एक रेक्टेंगल है। अच्छा, क्वाड्रिलैटरल को क्वाड्रिलैटरल ना लिखते हुए ये क्वाड्रिलैटरल का बेसिकली क्या है? सिंबल है। ठीक है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है क्या है। तो ये बेसिकली क्या है? क्वाड्रिलैटरल को पूरा क्वाड्रिलैटरल ना लिखते हुए ये क्वाड्रिलैटरल का क्या होता है? ये सिंबल होता है। खैर आगे जब आगे और ज्योमेट्री के चैप्टर्स आएंगे तब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। डन। तो यहाँ से पता चल गया कि BNCM क्या है? हम लोगों का एक रेक्टेंगल है। डन, वेरी गुड। अब देखो एक बात ध्यान रखना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, वैसे ये सारे वर्ड्स तुम लोगों के लिए नए नहीं हैं। ये सब तुमने 8th क्लास में पढ़ा है ना। क्वाड्रिलैटरल चैप्टर 8th क्लास में था, मैंने खुद पढ़ाया लोगों को, तो मुझे पता है कि ये चीज़ 8th क्लास में थी। तो ये जब भी आपके पास इन चारों में से कोई क्वाड्रिलैटरल रहे तो उस क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट पेयर्स, साइड्स के अपोजिट पेयर्स हमेशा पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। यानी कि मैडम आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो BN है, ये BN किसके पैरेलल होगा? BN पैरेलल होगा CR के। अपोजिट्स पैरेलल होंगे। आप इसको भी पैरेलल कह सकते हो कि BM जो होगा, ये BM, ये वाला BM, ये पैरेलल हो जाएगा CN के। आप लिख सकते हो। वो आप ऑरेंज वालों को भी पैरेलल लिख सकते हो, आप वो पर्पल कलर वालों को भी पैरेलल लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। तो मैं लिख देती हूँ BM किसके पैरेलल होगा? CN के। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर जो आप लोगों का उस रेक्टेंगल का जो BM है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? CN के। अच्छा, इसके अलावा और किसके, और कौन किसके पैरेलल होगा? पर्पल वाले भी तो पैरेलल होंगे, BN और CM, और BN और CM भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी अपोजिट्स जो होते हैं साइड्स वो पैरेलल हो जाते हैं। खैर अब इसमें मैडम हम क्या करें? बताओ क्या करें इस क्वेश्चन का? अब हम तुम्हारी गाड़ी तो अटक गई। अब तो आप बताइए क्या करें? तो आप एक काम करो, ये जो मैंने 2 लिखा है कि BM पैरेलल है CN के, इसमें से मैं ले लेती हूँ BM और CN को। क्यों मैम BN और CM को क्यों नहीं ले रहे हो? ऊपर वाले को ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि जो टू प्रूफ मुझे करने को कहा गया है उस टू प्रूफ को मैं सिर्फ और सिर्फ BM और CN को पैरेलल कंसिडर करके ही टू प्रूफ कर सकती हूँ। अगर मैंने BN और CM को किया तो उसके वाया नहीं होगा, या फिर अगर होगा भी तो हो सकता है बहुत लंबी हो। तो जो मेरा टू प्रूफ है उस टू प्रूफ को अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ तो प्रूव करने के लिए मुझको एक्चुअली में इन्हीं दोनों को पैरेलल लेना पड़ेगा। दैट इज़ माई मजबूरी। ठीक है, अच्छा कहाँ है? देखो जरा, ये रहे मैडम, ये ऑरेंज कलर वाले। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, BM को और CN को पैरेलल ले रहे हैं और ये CB को हम अपना क्या ले लेते हैं? ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। मतलब इस डायग्राम को तुम थोड़ा इस तरीके से इमेजिन करो कि ये B से लेकर M तक इस तरीके से आपके पास एक BM है, C पॉइंट यहाँ है और ऊपर का पॉइंट यहाँ N है। ठीक है,
अच्छा, और उसके बाद ये इस तरीके से अपन ने ये ऐसा क्या आप फील कर पा रहे हो? अच्छा, ऐसा बोलना चाह रहे हो, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही हूँ। तो हमने क्या ले लिया है, एंड बी सी एज देयर ट्रांसवर्सल, और बी सी को उनका क्या ले लिया है, ट्रांसवर्सल ले लिया है। ठीक है, एंड बी सी एज देयर ट्रांसवर्सल, बी सी को हमने उनका क्या ले लिया है, ट्रांसवर्सल। क्या ये बात क्लियर है? अब इतना तुम लोगों ने अभी तक जितना भी लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा, इतना तो आई थिंक समझ ही गए होगे कि यदि आप लोगों के पास कभी दो लाइंस पैरेलल हो तो वहाँ पे 3 प्रकार के एंगल्स बन सकते हैं, इंटीरियर, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, राइट? अच्छा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे केस में अगर मैं बातचीत करूँ कि अच्छा मैडम 3 प्रकार के एंगल्स तो बन सकते हैं, तो तुमको नहीं लगता कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रही हूँ, और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल से, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल अल्टरनेट है? बिल्कुल लगता है ना? हाँ, एक काम करो, अपन एंगल्स को ना डायग्राम में कुछ मार्किंग दे देते हैं, कुछ नाम वाम दे देते हैं। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल को, इस एंगल को हमने नाम दे दिया 1, इस एंगल को नाम दे दिया 2, इस एंगल को नाम दे दिया 3, इस पीछे वाले एंगल को नाम दे दिया हमने 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो ऐसे केस में अभी अगर बी एम और सी एन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो तुमको नहीं लगता कि 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो अल्टरनेट है? बिल्कुल होंगे। चलो ठीक है, जितना आपको लगता है आप उतना लिख दीजिए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीज़न दे दीजिए कौन है ये बताओ, अल्टरनेट एंगल। और इसको एक इक्वेशन नंबर डालकर ना छोड़ दो, ऐसे इक्वेशन नंबर डालकर छोड़ दिया। लेकिन 2 इक्वल टू 3 प्रूफ नहीं करना था मैम, हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना था। वो कैसे होगा? जाने दो, बाद में सोचेंगे उसके बारे में कि ए बी पैरेलल टू सी डी करना है, कैसे करें। टेंशन मत लो, अभी जितना तुम कर सकते हो उतना करते चलो। तुम्हारी थाली में जो जो चीज़ें हैं पहले उनको खाते जाओ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए वो मत सोचो, पहले जो है उसके बारे में सोचो। अभी आज की क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो आज की क्लास स्टार्ट होते बराबर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नॉर्मल होती है तो नॉर्मल के आजू बाजू वाले जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं पॉइंट बी वाली नॉर्मल की बात करूँ तो आप एंगल 1 और एंगल 2 इसको आपस में इक्वल लिख सकते हो। अगर मैं पॉइंट सी से नॉर्मल की बात करूँ तो आप 3 और 4 इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक है, कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि नॉर्मल ड्रॉ की, और जो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो एक मिरर है, वो एक रिफ्लेक्टेड रे है। देखो क्वेश्चन वाले ने रिफ्लेक्टेड रे वर्ड यूज़ किया, इंसिडेंट रे ये वाला वर्ड यूज़ किया, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर रही हूँ अभी इतने डिटेल में बता रही हूँ, या फिर लाइट वाले टॉपिक को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता कि वो एक मिरर है, कि वो एक रिफ्लेक्टेड है, तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ नहीं करते। खैर, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, है ना, देयरफॉर। और यहाँ से एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। और इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं कि जो लाइट चैप्टर पढ़ाया जाता है उस लाइट चैप्टर का ये लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लॉज ऑफ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये जो अपन लिखते हैं ना, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, इसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने 8th क्लास में इसे पढ़ा है। तो देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। इसको दे दो अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको दे दो अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर देखो एंगल 2 और एंगल 3 तो इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 तो इक्वल है, यानी कि जस्ट सोचना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, मान लो ये x है, मान लो ये वाला एंगल भी फिर कितना होगा मैडम, x ही तो होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल मैडम 2x हो जाएगा। क्या ये बात की फीलिंग समझ में आ रही है कि टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। खैर, तो अभी यहाँ पर देखो मेरे पास ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल
है ना, मेरे पास ये एंगल 2 और एंगल 3 ये जो है वो मेरे आपस में इक्वल हैं। और जो मेरे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से मेरे पास क्या हिंट है, मेरे पास ये हिंट है कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरी इक्वेशन है एंगल 1 वाली, इस एंगल 1 वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। ठीक है, इस एंगल 1 वाली इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझको जो टू प्रूफ चाहिए उस टू प्रूफ के लिए मुझको इसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। कैसे मैंने मॉडिफाई किया, एक मिनट, इस एंगल का GL हट गया वहाँ से, तो यहाँ GL लगा देते हैं। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किसके बोथ साइड्स, आपके इक्वेशन नंबर 1 के किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। मैडम क्यों किया, बताती हूँ क्यों किया, बट पहले 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। अब मुझे बताओ, मैंने ऊपर जो डायग्राम में तुम लोगों से बातचीत की थी कि एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल है। अगर एंगल 2 को मैं x कहूँ और एंगल 1 को अगर मैं x कहूँ और मैं बोलूँ कि बताओ टोटल एंगल कितना है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, है ना, ये टोटल एंगल 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हो 2 टाइम्स एंगल 1, या फिर ये कह सकते हो 2 टाइम्स एंगल 2। यानी कि अगर 2 टाइम्स अगर उसके सामने ये वर्ड लग गया तो 2 टाइम्स का मतलब होता है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम्स का मतलब देखो ये होता है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, 2 टाइम्स का मतलब होता है कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो, यहाँ से ये वाला एंगल से लेकर पूरा यहाँ तक का, यानी कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो। 2 टाइम्स का मतलब होता है ये, क्यों, क्योंकि वो दोनों इक्वल है ना, तो आप 2 टाइम्स कर सकते हो। 2 टुकड़े हुए हैं इसीलिए 2 टाइम्स, और दोनों इक्वल हैं इसीलिए 2 टाइम्स। 3 टुकड़े होते तो फिर 3 टाइम्स करते। सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बाजू में जो एंगल 3 है उसका भी 2 टाइम्स हो गया, तो उसके 2 टाइम्स का मतलब क्या है, उसके 2 टाइम्स का मतलब होगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एंगल। तो एक बार बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, इसको आप डायग्राम में देखिए और डायग्राम में देख के बताइए इसे क्या कहेंगे। इस एंगल को कहेंगे AB, अरे इस एंगल को क्या कहेंगे, AB। ठीक है, इस एंगल को क्या कहेंगे, ABC, है ना, यही कहेंगे इस एंगल को ABC। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, इसे मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल ABC। ठीक है, अच्छा, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 को मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल BCD। रॉबे, इसे क्या कह सकती हूँ मैं, एंगल BCD। क्यों, क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल थे, इसीलिए उनका डबल कर सकते हैं। 1, 3 और 4 क्योंकि इक्वल थे, इसीलिए उनका डबल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ आपने लाई कि अरे हाँ मैडम 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 को आप ABC लिख सकते हो, ये कैसे पता चली, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चली। ये कैसे पता चली, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चली, क्योंकि दोनों इक्वल थे ना, तो इसीलिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो काम है ये हमको ना स्टार्टिंग में करना चाहिए था। खैर, ये वाला काम हमें कहाँ करना चाहिए था, स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए था इस पर्टिकुलर काम को, ताकि आगे हम लोग जब इसकी वैल्यू को पुट कर सके। खैर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, और इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 2। तो इसका रीज़न हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1। ये मैं इसका रीज़न लिख सकती हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ कहाँ से आई, फ्रॉम 1 से। बट मैडम अभी भी तो पैरेलल तो प्रूफ हुआ नहीं, हो गया, तुम अगर ध्यान से देखो तो हो चुका है। अब अपने डायग्राम को देखो, डायग्राम में आपको ये दोनों एंगल्स, वो ग्रीन एंगल और वो रेड एंगल आपको कैसे दिखते हैं, अरे ये तो अल्टरनेट है ना, ये अल्टरनेट एंगल के जैसे दिख रहे हैं। अरे हाँ, किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, AB और CD के, तो इसीलिए ADB और CD ज़रूर क्या रही होंगी, पैरेलल्स रही होंगी। ख़त्म हो गया सवाल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल के जैसे दिख रहे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC। ठीक है, और जो दूसरा एंगल है BCD फॉर्म्स, क्या फॉर्म कर रहे हैं बताओ, ये फॉर्म्स अ पेयर ऑफ, विच टाइप ऑफ एंगल, फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर वो
लाइंस कौन सी, आपकी ए बी और जो सी डी है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। हर बार अपन को पैरेलल दिया होता था, ठीक है, हर बार अपन को पैरेलल दिया होता था, इस बार अपन को पैरेलल नहीं दिया, इस बार पैरेलल प्रूव करना था। तो अगर आपने एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, इसका मतलब लाइन ज़रूर वहाँ पे क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी के साथ हम लोगों की जो एक्सरसाइज 6.2 है ये फिनिश ऑफ होती है। अब इसके बाद हमारे पास एक थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें ट्रायंगल्स की बेसिक बातचीत की गई है। उसमें दो थ्योरम्स हैं, एक होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का थ्योरम, ठीक है, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाला थ्योरम। तो पहले आज की क्लास में, इसके बाद हम लोग इन दोनों थ्योरम्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब वो थ्योरम्स की पढ़ाई हो जाएगी तो कल से फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।